संकल्पना एवं विचार जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है, उसमें दूसरा टॉपिक है भारतीय ज्ञान परंपरा। और अब हमें इसको शुरू करना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार, और फिर चीज़ों को ध्यान से बड़े समझते जाओ। एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित लगभग 100% कंटेंट जो है, क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो परीक्षा धाम बुक से मध्य प्रदेश जीके कंप्लीट करा दिया गया है, जिसमें आपकी यूनिट 2 हो गई, यूनिट 4 हो गई, यूनिट 5 का कंटेंट, यूनिट 6 का कंटेंट और यूनिट 10 जो है उसका कंटेंट शामिल है। साथ ही यूनिट 10 के वीडियो अलग से डले हुए हैं। आईसीटी परीक्षा धाम की जो बुक है उसको यूनिट 9 कंप्लीट करा दी गई है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है। यूनिट 7 जो है ना, विज्ञान पर्यावरण वाली, उसको भी कंप्लीट करा दिया गया है, उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है। 21 वीडियो डले हुए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हो। साथ ही जो यूनिट 8 है उसके करंट अफेयर्स के वीडियो एग्जाम से पहले आएंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक सिर्फ एक ही बार करना है ना, जिसने कर दिया हो तो उनको दोबारा से नहीं करना है। भारतीय ज्ञान परंपरा वाले टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले वो हम आपको बताएं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में पहले हम इसके परिचय को देखेंगे, फिर प्राचीन कालीन शिक्षा का स्वरूप देखेंगे, प्रकार देखेंगे, उनकी विधियां देखेंगे और क्या उद्देश्य होता था उसको देखेंगे। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के क्या प्रकार हुआ करते थे, शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, शिक्षा की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थीं, शिक्षा चिकित्सा शास्त्री और प्रमुख विद्वानों के बारे में जानेंगे कि प्राचीन काल के प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ उतनी ही कंटेंट को कवर करते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इन विषय में पीएचडी करने की अभी आवश्यकता नहीं है। जब एग्जाम हो जाए उसके बाद आप पीएचडी करते रहिएगा। तो सबसे पहले भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय देखें तो प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक रोचक और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। प्राचीन भारतीयों की दृष्टि में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन होती है। ये तो आप भी जानते हो कि शिक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है ना। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान जो मिलता है ना शिक्षा से, वो जरूरी होता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का विकास वैदिक काल से शुरू हुआ था। तो कब से माना जाता है? वैदिक काल से शुरू माना जाता है। प्राचीन कालीन शिक्षा को हमें सबसे पहले देखना है। देखो, वैदिक काल में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार की उन्नति करना होता था। प्राचीन काल में जो वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य होता था, आध्यात्मिक तथा लौकिक विकास करना, दोनों ही प्रकार का विकास करना जो है मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। जो कठोपनिषद है उसमें 2 प्रकार की विधाओं का उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद में 2 प्रकार की विधाओं का उल्लेख मिलता है, एक तो परा या आध्यात्मिक विधा, और दूसरी जो है अपरा तथा लौकिक विधा। तो परा या आध्यात्मिक विधा में वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन तथा नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। तो जो आध्यात्मिक विधा है ना, उसमें वेद हो गए, वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, दर्शन हो गए, साथ ही नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी परा और आध्यात्मिक विधा में। वहीं जो दूसरी विधा बताई गई है ना, उसे अपरा और अलौकिक विधा कहा गया है। इसमें विभिन्न विषयों जैसे इतिहास हो गया, औषधि संबंधी, रसायन संबंधी, भौतिक शास्त्र संबंधी शिक्षा दी जाती थी। तो ये आप आज ये मत समझिएगा कि फिजिक्स का ज्ञान आज से ही दिया जा रहा है, प्राचीन समय से दिया जा रहा है। वैदिक काल में पाठ्यक्रम के प्रकार की बात करें तो पाठ्यक्रम को भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी और उच्च शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया जाता था। तत्पश्चात पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जाती थी। तो सबसे पहले वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया जाता था और फिर क्या पढ़ाया जाता था? पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में। उसके बाद जो है बच्चे को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसमें परा और अपरा दोनों विधाओं का ज्ञान दिया जाता था। तो परा में क्या शामिल है? वेद, वेदांग, उपनिषद, उपन्यास, है ना, और जो नीति शास्त्र है वो शामिल होता है। और जो अपरा विद्या है ना, उसमें इतिहास संबंधी, भौतिक शास्त्र, रसायन, औषधि विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता था। इसके अतिरिक्त 18 शिल्प, 14 विधाओं, 16 कलाओं एवं 4 वेद और 6 वेदांग की भी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण की विधियों की बात करें तो 2 प्रकार की विधि देखने को मिलती हैं। उसके अलावा अन्य 3 विधियां भी मिलती हैं। पहले तो 2 विधि कौन सी? एक तो तप विधि होती थी और दूसरी होती थी श्रुति विधि।
तप विधि में क्या होता था, छात्र स्वयं चिंतन मनन तथा उत्तम अनुभूति करके ज्ञान प्राप्त करते थे। जैसे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की चिंतन मनन यानी कि साधना के द्वारा, तो छात्र जो है स्वयं चिंतन मनन तथा उत्तम अनुभूति करके ज्ञान प्राप्ति करते थे। वहीं श्रुति विधि जो है ना, शिक्षकों को सुनकर शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षकों को सुनकर शिक्षा प्राप्त करना श्रुति विधि कहलाती है। इसके अलावा अन्य 3 विधियां भी होती थी उपनिषद के अनुसार। एक तो होती है श्रवण यानी कि सुनकर, दूसरा होता है मनन और तीसरा होता है निधिध्यासन, है ना। ये 3 विधियां भी आपको याद रखनी है। तो ये यहाँ से प्रश्न बनेगा तो नहीं, और अब बनेगा तो कोई बात नहीं, आसान सी चीजें हैं, याद तो रख ही लोगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा के जो उद्देश्य हुआ करते थे वो क्या थे। एक तो प्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हुआ करता था ना, वो था चरित्र का निर्माण करना। किसका? चरित्र का निर्माण करना। निष्ठा तथा धार्मिकता का प्रचार, संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार, सामाजिक सुख और कौशल में वृद्धि करना, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराना उनको, और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना प्राचीन काल की शिक्षा का उद्देश्य था। वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य क्या है ना, और प्राचीन काल की शिक्षा के उद्देश्य में क्या अंतर है, आप 30 शब्दों में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। तो निष्ठा का तथा धार्मिकता का प्रचार, संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार करना, सामाजिक सुख और कौशल में वृद्धि, नागरिक तथा सामाजिक कल्याण, तो व्यक्ति का तो कल्याण हो ही, साथ ही समाज का कल्याण भी हो, और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और चरित्र का निर्माण करना प्राचीन कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। अब हमें प्राचीन काल में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के प्रकार देखने हैं। तो प्राचीन काल में जो शिक्षकों में पहला है उपाध्याय। अपनी आजीविका हेतु शिक्षा प्रदान करने वाले कहलाते थे उपाध्याय। जो अपनी आजीविका हेतु शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। और दूसरा जो शिक्षक का प्रकार होता था उसमें अध्यापक आते थे। विज्ञान तथा लोक से संबंधित ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति को अध्यापक कहा जाता था। जो विज्ञान तथा लोक से संबंधित ज्ञान प्रदान करते थे ना, उनको अध्यापक के रूप में जाना गया है। तीसरा होते थे ऋत्विक। कौन होते थे? ऋत्विक। पूरे विधि विधान से संकल्पित होकर यज्ञ हवन करवाने वाले शिक्षक जो होते थे उनको ऋत्विक कहा जाता था। तो ऐसे शिक्षक, प्राचीन काल के ऐसे टीचर जो पूरे विधि विधान से संकल्पित होकर यज्ञ विधि विधान कराते थे, हवन कराते थे, हवन करवाने वाले थे, उनको ऋत्विक कहा जाता था। तो उपाध्याय कौन होते थे? अपनी आजीविका के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, है ना। और अध्यापक कौन है? जो विज्ञान और लोक से संबंधित विषयों का जो है ज्ञान दे रहे हैं। और ऋत्विक कौन है? जो विधि विधान से क्या कर रहे हैं? यज्ञ हवन कराते थे, ऋत्विक कहलाते थे। चरक। चरक कौन थे? तो चरक जो हैं, जो शिक्षक घूम घूम कर जो है शिक्षा प्रदान करते थे उनको चरक कहा गया है। तो चरक ऐसे शिक्षक हुआ करते थे जो समाज में घूम घूम कर क्या करते थे? शिक्षा प्रदान करते थे, उनको चरक कहा जाता था। प्रवक्ता कौन होता था? तो प्रोक्ता यानी कि ब्राह्मण और स्रोत सूत्र के अनुसार जो है प्रवक्ता, प्रोक्ता का विद्वान, साहित्य की शिक्षा देने वाले व्यक्ति को प्रवक्ता कहा जाता था। श्रोत्रिय। श्रोत्रिय कौन होता था? वेदों को कंठस्थ कर दीक्षा देने वाला। तो जो व्यक्ति वेदों को कंठस्थ करके दीक्षा देता था ना, दीक्षा देने वाला, दीक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति था, उसको श्रोत्रित कहा जाता था। वहीं जो गुरु हैं, गृहस्थ रहते हुए शिक्षा प्रदान करते थे गुरु, तो गुरु उनको कहा जाता था। जो गृहस्थ भी हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं उनको गुरु कहा जाता था। तो शिक्षकों के प्रकार में हमने देखा उपाध्याय, फिर अध्यापक, ऋत्विक, चरक, प्रवक्ता, श्रोत्रिय और गुरु। ये आपको याद रखना है। इनके अलावा प्राचीन कालीन में जो विद्यार्थियों के प्रकार थे उनको देखते हैं। तो विद्यार्थियों में भी अलग अलग प्रकार हुआ करते थे। जैसे अंतेवासी। अंतेवासी गुरुकुल में निवास करने वाले। तो ऐसे विद्यार्थी जो गुरुकुल में निवास करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको अंतेवासी कहा जाता था। दूसरा जो प्रकार है विद्यार्थियों का, नैष्ठिक यानी कि नैष्धिक। जो जीवन पर्यंत छात्र रहते हैं इन्हें ब्रह्माव्रतधारी भी कहा जाता है। तो नैष्ठिक या ब्रह्माव्रतधारी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो जीवन पर्यंत क्या करते हैं? छात्र रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे विद्यार्थी हुआ करते थे जो कहीं गुरुकुल या विद्यालय में रहते थे, विश्वविद्यालय में उस समय, वहीं से शिक्षा अध्ययन प्रारंभ करते थे और वहीं फिर हमेशा रहते थे और शिक्षा अध्ययन भी करते थे, साथ ही शिक्षा प्रदान भी करने लगे थे आगे चल के। तीर्थकारक।
तीर्थकारक कौन से विद्यार्थी होते थे? एक आचार्य का परित्याग कर दूसरे आचार्य के पास जाने वाले विद्यार्थी को तीर्थकारक कहा गया है। उपकुर्बान, उपकुर्बान जो है, जो शिक्षा प्राप्त कर गुरु दक्षिणा देकर घर लौट जाते हैं, उनको उपकुर्बान कहा जाता है। प्रव्रज्या, जो कोई सामान्य व्यक्ति बौद्ध भिक्षुओं में शामिल होकर सन्यासी जीवन स्वीकार कर घर को छोड़ देता था, उसको प्रव्रज्या कहा गया है। प्राचीन काल में स्त्रियों भी शिक्षा ग्रहण करती थीं। ये दो प्रकार की होती थी। एक तो होती थी, जो स्त्रियां होती थी ना, उसमें शिक्षा ग्रहण करने वाली स्त्रियों के दो प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? सधोवधू और ब्रह्मवादिनी। सधोवधू वे महिलाएं होती थी जो ब्रह्मचारी का पालन करती थी। तो सधुवधी ऐसी महिलाएं होती थी जो ब्रह्मचारी का पालन करती थी। वहीं ब्रह्मवादिनी जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर ज्ञान अर्जन में लगी रहती थी। तो ब्रह्मवादिनी ऐसी महिलाएं हैं जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। वहीं सधोवधू जो है, ऐसी महिलाएं होती थी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करती थी, लेकिन आगे चल के क्या हो जाती थी? ग्रस्त हो जाती थी। अब हमें शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की बात करनी है। तो हिंदू शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र हैं, उसमें जो पहला और महत्वपूर्ण नाम आता है वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय का। और ये स्थापना इसकी जो है भरत के द्वारा की गई थी। प्रशासन तक्ष को सौंपा गया था ये, इसलिए इसका नाम जो है तक्षशिला पड़ा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की अवस्थिति वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में गांधार जनपद की राजधानी थी तक्षशिला, और वर्तमान में ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में अवस्थित है तक्षशिला। यहाँ के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं उनमें जीवक, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कौशल नरेश, प्रसन्नजीत, पाणिनि और पतंजलि शामिल हैं। खोज किसने की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। और इसका जो विनाश है हूणों के आक्रमण के कारण हुआ था। तो हूणों के आक्रमण के कारण तक्षशिला विश्वविद्यालय का विनाश हुआ। तो आपको क्या याद रखना है? निर्माण भरत के द्वारा कराया गया, अवस्थिति पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, गांधार जनपद की राजधानी रहा है तक्षशिला, भारत का द्वार कहा जाता था तक्षशिला को। खोज किसने की है? अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इन्होंने खोज की है। हूणों के आक्रमण के द्वारा ये नष्ट कर दिया गया। शिक्षा के विषय यहाँ पे कौन कौन से थे? तो यहाँ पे औषधीय शास्त्र पढ़ाया जाता था, आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी, राजनीति शास्त्र, शस्त्र विधा, 18 शिल्प कला आदि शास्त्र और अन्य विषयों की भी जानकारी दी जाती थी। यहाँ के जो प्रमुख विद्वान रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौटिल्य का नाम याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य का, जीवक का प्रसिद्ध वैद्य जो है जीवक, प्रसन्नजीत, पाणिनि और पतंजलि, ये सभी महत्वपूर्ण विद्वान हैं, इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा अश्वघोष के अनुसार तक्षशिला में नेत्र चिकित्सा भी होती थी। तो नेत्र चिकित्सा की भी शायद शिक्षा दी जाती होगी यहाँ पर। तो तक्षशिला के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। शिक्षा का जो दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र है वो काशी रहा है। और उपनिषद काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र में 7 पुरियों में से एक था काशी। शैव धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। तो काशी जो है शैव मतावलियों का प्रमुख केंद्र रहा है, और यहाँ पर संस्कृत भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। काशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, बस इतना ही याद रखना है। कश्मीर तो शैव और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है प्राचीन काल में कश्मीर। रत्नाकर, हरि विजय का लेखक जो रत्नाकर हैं, शिव स्वामी शिवांक का लेखक शिव स्वामी, और क्षेमेंद्र तथा उसका पुत्र सौमेंद्र, कलहड़, मखंक और श्रीहर्ष कश्मीर के ही निवासी हुआ करते थे। तो रत्नाकर हरि विजय का लेखक है रत्नाकर, है ना, ये आपको याद रखना है। कश्मीर जो शिक्षा का केंद्र है, ये पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का प्रधान केंद्र था और परमार वंश की भी राजधानी हुआ करता था। कन्नौज 7 से 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का केंद्र रहा है। क्या? कन्नौज जो है 7 से 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का केंद्र रहा है कन्नौज। अनहिल पाटन हिंदू व जैन दर्शन व शिक्षा का केंद्र रहा है। गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी हुआ करता था। अनहिल पाटन जो है गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी हुआ करता था। और आपको याद रखना है कि यहाँ के प्रमुख विद्वानों में हेमचंद्र का नाम विशेष रूप से याद रखना है। हेमचंद्र, जयसेन और वत्सराज, इन 3 नामों को साथ ही मेरुतुंग का नाम भी याद रखना है। ये तो नाम आपको याद होने ही चाहिए जिनका संबंध अल-हिंद पाटन से रहा है। ये केंद्र कहाँ पर है? तो ये गुजरात के चालुक्यों की राजधानी रहा है, गुजरात में है। हिंदू व जैन दर्शन की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी।
अगला शिक्षा का केंद्र है कांची। दक्षिण भारत के पल्लव शासकों की राजधानी रहा है और शिक्षा का केंद्र रहा है कांची। कांची में दंडी, शूद्रक, भारवी ने यहीं पर अपने ग्रंथों की रचना की है। तो दंडी, शूद्रक और भारवी जो है इन्होंने अपनी ग्रंथों की रचना कहाँ पर की है? कांची में ही की है। वात्स्यायन बौद्ध तर्क शास्त्र के जन्मदाता दिगनांग कादम्बंसी राजकुमार मयूर शर्मन द्वारा यहीं से शिक्षा प्राप्त की गई है। एक शिक्षा का केंद्र है मिथिला। उपनिषद काल में शिक्षा केंद्र मिथिला में गणेश ने नवय न्याय के ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना की है। तो मिथिला में गणेश ने किसकी रचना की है? नवय न्याय के ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना की है। तो पूछा जाए कि तत्व चिंतामणि की रचनाकार कौन है? तो गणेश है। कौन है? गणेश है। घटिका, पल्लव में विद्यालयों का अन्य नाम घटिका है ना। और अन्य विद्यालय जैसे ओदंतपुरी विहार हो गया, बंगाल में जगदल्ला, सोमपुरी महाविहार स्थित है, ये भी अन्य शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। विशेष रूप से जो आपको याद रखना है वो तक्षशिला याद रखना है। कौन सा? तक्षशिला और काशी को याद रखना है। अब हम आते हैं बौद्ध शिक्षा केंद्रों पर। तो अभी हमने हिंदू शिक्षा केंद्र देखे, अब हम आते हैं बौद्ध शिक्षा केंद्र। बौद्ध शिक्षा केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको याद रखना है। ये इमेज आप देख पा रहे हो नालंदा का। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो आपको सही आंसर करना है गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसकी जो अवस्थिति है पटना बिहार से 40 किलोमीटर दूर राजगीर जिले में है। वर्तमान में ये पटना बिहार से 40 किलोमीटर दूर राजगीर जिले में जो है नालंदा विश्वविद्यालय है। और इसका पुनर्निर्माण अभी कराया गया है भारतीय सरकार के द्वारा। शिक्षा का विषय क्या है? महायान बौद्ध धर्म की यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती थी प्राचीन काल में। और इसके जो कुलपति हैं, कुलपति शीलभद्र, फाहयान, हित सिंह, हेनसांग, तीनों चीन यात्री नालंदा में अध्ययन हेतु आए थे। हेनसांग ने यहाँ पर 18 माह तक अध्ययन किया था। धर्मगज्ज नामक विशाल पुस्तकालय जो 3 भवनों में विभाजित थी, रत्नसागर, रत्नोधि और रत्नरंजक। और जो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय, माफ कीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी खोज किसने की थी? कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और सारीपुत्र की जन्मभूमि भी माना जाता है। सारीपुत्र की जन्मभूमि भी माना जाता है। यहाँ के जो प्रसिद्ध शिक्षक हैं नालंदा के, उसमें आर्यदेव, दिगनांग, दक्षिण भारत के धर्मपाल कांची के, गुणमती, स्थिरमती वल्लभी के निवासी थे। तो इन शिक्षकों के नाम बस याद रखना है, कहाँ के कौन निवासी हैं उससे लेना देना नहीं रखना है ना। तो नालंदा के बारे में याद रखना है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण संस्थान है, इससे प्रश्न बन सकता है। स्थापना किसने की है? कुमारगुप्त प्रथम ने की है। अवस्थिति कहाँ है? पटना बिहार के से 40 किलोमीटर दूर राजगीर जिले में है। किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? महायान बौद्ध धर्म की। तो किस शाखा की बौद्ध धर्म के? महायान शाखा की। कुलपति कौन कौन रहे हैं? शीलभद्र इसके कुलपति थे। फाहयान, इत्सिंग, हेनसांग चीन यात्रियों ने यहाँ पर अध्ययन किया है। सबसे लंबे समय तक हेनसांग ने अध्ययन किया है, 18 माह तक, है ना। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसकी खोज किसने की है? तो कनिंघम ने खोज की है। सारीपुत्र की जन्मभूमि भी यही रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय। अब हम आते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय पे, जो कि एक बौद्ध धर्म से संबंधित संस्थान रहा है, शिक्षा का विशेष केंद्र रहा है। इसको हम देखते हैं। देखो, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने की है। किसने की है? पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर के पास अंतिचक गांव में की थी। कहां पर? अंतिचक गांव में की थी, भागलपुर के पास। इसका जो अन्य नाम है शिला संगम के नाम से भी इसे जाना जाता है। काशी एवं गंगा के संगम पर होने के कारण इसे शिला संगम के नाम से जाना जाता है। और जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, पाल वंशीय शासक धर्मपाल का नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। यहाँ पर इसके कुल महाविद्यालय जो हैं 6 बताए गए हैं। और इसमें 108 शिक्षक जो हैं वो शिक्षा प्रदान करते थे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दीपंकर श्री ज्ञान अतीसा जो है वो यहीं पर थे। और पश्चिमी द्वार का पंडित बागेश्वर कीर्ति को कहा जाता है। तो पश्चिमी द्वार का पंडित किसे कहा जाता है? बागेश्वर कीर्ति को कहा जाता है। स्नातकों को पंडित
तर्कालंकार एवं तर्क चक्रवर्ती की उपाधियां दी जाती थी। तो स्नातकों को कौन सी दी जाती थी उपाधियां? पंडित तर्कालंकार और तर्क चक्रवर्ती की उपाधि यहाँ पर दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तंत्रयान एवं वज्रयान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये तंत्रयान एवं वज्रयान शिक्षा का जो है केंद्र हुआ करता था। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा दुर्ग समझकर इसे जला दिया गया था। तो बख्तियार खिलजी ने इसे एक दुर्ग समझा और क्या कर दिया? इसे जला दिया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट एक ही है कि इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी, है ना, और ये भागलपुर के पास है। दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ तंत्रयान और वज्रयान संबंधी जो शिक्षा है वो दी जाती थी और बख्तियार खिलजी के द्वारा ये नष्ट कर दी गई थी, जला दिया गया था इसे। वल्लभी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो वल्लभी जो विश्वविद्यालय है इसकी अवस्थिति गुजरात काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक बल नामक स्थान पर है। तो गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है ना, वल्लभी विश्वविद्यालय वहीं पर है और इसकी स्थापना किसने की है? मैत्रक वंशी शासक भट्टार्क ने जो है वो वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो मैत्रक वंशी शासक जो भट्टार्क हैं इन्होंने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में और याद रखना है कि ये हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं जब हम नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय महायान से संबंधित है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान से संबंधित है और जो ये वल्लभी विश्वविद्यालय है ये हीनयान बौद्ध धर्म की शाखा से संबंध रखता है। यहाँ पर कुछ अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी जिनमें न्याय, विधि, वार्ता साहित्य की भी शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ के जो वल्लभी शिक्षा केंद्र है उसके प्रमुख विद्वान में आपको गुणमती और स्थिरमती का नाम याद रखना है। और जो वल्लभी है गुजरात में है, ये मैत्रक वंश की राजधानी भी रहा है। किसकी? मैत्रक वंश की राजधानी। और मैत्रक वंश के भट्टार्क ने ही इसकी स्थापना की थी। वल्लभी के जो स्नातक है ना, स्नातकों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था और वल्लभी विश्वविद्यालय के प्रथम विहार का निर्माण मैत्रकी वंश के ध्रुवसेन प्रथम की पुत्री छदा ने करवाया था। अरब आक्रमणकारियों के द्वारा जो है वल्लभी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। तो अलग अलग आक्रमणों के द्वारा जो है इसे नष्ट कर दिया गया है। जैसे जब हमने सबसे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय देखा तो हमने जाना कि हुणों के आक्रमण के कारण नष्ट हो गई, है ना। हमने देखा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने? बख्तियार खिलजी ने जला दिया। और जो है वल्लभी विश्वविद्यालय है इसको अरब आक्रमणकारियों के द्वारा जो है वो नष्ट कर दिया गया। अन्य स्थल एवं स्तूप के बारे में देखें हम तो आपको देखने को मिलेगा बौद्ध स्मारक जिसमें आमतौर पर बौद्ध संतों और महात्मा बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे जाते हैं, उनको स्तूप कहा जाता है। जैसे सांची का स्तूप है ना, तो स्तूप कोई मंदिर नहीं है विशेष रूप में, लेकिन लोग जाते हैं ना। तो जो बौद्ध संत हुआ है ना, बौद्ध भिक्षु है ना, उनकी जो अस्थियां वगैरह होती है ना, उनसे संबंधित जो रिलेटेड वस्तुएं होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको वहां पर रखा जाता है बौद्ध स्तूप में। चैत्य क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं और भक्तों के लिए निर्मित पूजा स्थल जो है ना, उसको चैत्य कहा जाता है। और जो मठ क्या है? एक धार्मिक संस्था स्थान होता है, उस जहाँ पर धार्मिक गुरु या सन्यासी रहते हैं उसको मठ कहा जाता है। और बिहार, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को बिहार कहा जाता है। तो जैसे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह जो है आपको चैत्य और बिहार देखने को मिलते हैं। तो चैत्य होता है पूजा स्थल बौद्धों का और जो बिहार होता है वो उनके रहने का स्थान होता है। अब हमें यहाँ से देखना है प्राचीन ज्ञान परंपरा की शाखाएं देखनी है कि प्राचीन ज्ञान परंपरा में कौन कौन सी शाखाएं हुआ करती थी। तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आपको बता देते हैं। तो रसायन शास्त्र की शाखाएं थी, भौतिक शास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित और जहाज निर्माण एवं नौ परिवहन की शाखाएं भी प्रचलित थी। देखो रसायन शास्त्र जो है ना, रसायन शास्त्र रसतंत्र एवं रस विद्या को कहा जाता है, जिसका अर्थ है तरल पदार्थ का विज्ञान। इसके प्रमुख जो विद्वान थे नागार्जुन थे, है ना। और उपयोग चीनी निष्कर्षण, इत्र आसवन, रंग एवं रंजकों का निर्माण एवं धातुकर्म आदि में रसायन शास्त्र का प्रयोग होता है। कुतुब मीनार स्थित लौह स्तंभ इसका उदाहरण है। तो भौतिक शास्त्र, औषधि विज्ञान, है ना, औषधि विज्ञान के बारे में भी पढ़ाया जाता था, गणित के बारे में भी पढ़ाया जाता था। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे आर्यभट्ट का योगदान क्या है?
तो हम देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना उतनी चीजें समझ लो और अन्य चीजें जानने की जरूरत नहीं है। सूर्य सिद्धांत में कोण के ज्या का सिद्धांत, त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं पाई का मान शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया है। तो आर्यभट्ट ने जो है सूर्य सिद्धांत में कोण की ज्या का सिद्धांत दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बताया है और पाई के मान के बारे में बताया है। साथ ही शून्य का आविष्कार भी किसने किया है? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। जो बोधायन है ना, अपरिमेय संख्या का ज्ञान सबसे पहले किसको हुआ? बोधायन को। और रेखा गणित के सिद्धांत जो है ना वो बोधायन ने दिए हैं। सर्वनादीकृत जो है ना, इन्होंने लोक विभंग का उल्लेख किया है। और जो सुलभ सूत्र है इसमें वर्ग, क्षेत्रफल, आयत आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। तो सुलभ सूत्र में वर्ग, क्षेत्रफल, आयत और आयत जैसी चीजों का ज्ञान मिलता है हमें। बछाली पांडुलिपि में अंक गणित का वर्णन मिलता है। और जो ब्रह्मगुप्त द्वारा ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत है इसमें त्रिकोणमितीय सिद्धांतों के बारे में वर्णन मिलता है। तो ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत जो है ना उसमें त्रिकोणमितीय सिद्धांत जो है ना वो देखने को मिलते हैं। गणित सार संग्रह जो है महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई है। गणित सार संग्रह किसने लिखा है? तो महावीराचार्य कृत है गणित सार संग्रह। और जो सिद्धांत शिरोमणि है वो भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा लिखी गई है। तो गणित सार संग्रह पूछा जाए तो महावीराचार्य कृत है। और सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी है? भास्कराचार्य की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। शून्य का उल्लेख ग्वालियर अभिलेख जो गुर्जा प्रतिहार नरेश मेहर भोज के चतुर्भुज मंदिर में स्थित है, ग्वालियर अभिलेख, उसमें सबसे पहले शून्य का उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। शून्य का आविष्कार किसने किया है? आर्यभट्ट ने। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताया है, साथ ही जो है सूर्य सिद्धांतिका का वर्णन भी किया है आर्यभट्ट ने। जहाज निर्माण एवं नौ परिवहन से संबंधित उल्लेख भी मिलता है सत्यनारायण कथा में। साथ ही खगोल विज्ञान एवं ज्योतिष के बारे में भी पढ़ाया जाता था, जिसमें 6 वेदांगों में से एक ज्योतिष है जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। यवन ज्योतिष विधा के जनक माने जाते हैं। तो जो यवन है उनको ज्योतिष विधा का जनक माना जाता है। यह आपको याद रखना है कि यवन ज्योतिष विधा के जनक माने जाते हैं। दो प्रमुख विद्वान आर्यभट्ट एवं बाराहमिहिर हैं। तो दो प्रमुख विद्वान कौन से हैं? आर्यभट्ट एवं बाराहमिहिर हैं। ये खगोल विज्ञान एवं ज्योतिष से संबंधित हैं। आर्यभट्ट ने एक रचना लिखी है आर्यभट्टियम, तो आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम। वहीं बाराहमिहिर जो है इन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक और बृहद संहिता की रचना की है। तो आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम आसान है याद रखना। बाराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक और बृहद संहिता याद रखनी है। इनका संबंध खगोल विज्ञान से रहा है। आर्यभट्ट द्वारा खगोल विद्या में कई योगदान दिए गए हैं। ग्रहों की गति का अधिचक्रीय सिद्धांत, बेबीलोनियाई विधि द्वारा ग्रहों की स्थिति की गणना की गई है। वहीं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था। इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। और जो भास्कराचार्य द्वितीय हैं उज्जैन की खगोलीय वेधशाला के प्रमुख थे कौन? जो भास्कराचार्य द्वितीय है ना, ये उज्जैन की जो खगोलीय विधि वेधशाला है ना उसके प्रमुख हुआ करते थे भास्कराचार्य द्वितीय। और इनकी जो रचना है करण कुतूहल और सिद्धांत शिरोमणि। तो भास्कराचार्य की रचना सिद्धांत शिरोमणि जो है उसको विशेष रूप से याद रखना है। साथ ही जो दूसरी रचना है करण कुतूहल उसको भी याद रख लेना है। बाराहमिहिर की रचना है बृहद संहिता। कौन सी है? बृहद संहिता में भूजन तथा इसके प्रभावों को बताया गया है। तो बाराहमिहिर की कौन सी है? बृहद संहिता। और अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था बाराहमिहिर की बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका याद रखनी है। अब हम आते हैं चिकित्सा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों पर। चिकित्सा शास्त्र के बारे में सबसे पहले उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? अथर्ववेद में। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब किसी चीज का पहली बार उल्लेख होता है ना तो वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सर्वप्रथम चिकित्सा शास्त्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। और भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है प्राचीन काल में वात, पित्त और कफ के सिद्धांतों पर आधारित थी।
तो जो वात, पित्त और कफ है ना, इस पर आधारित थी भारतीय चिकित्सा पद्धति और सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में के अनुसार जो है मानव शरीर में 360 हड्डियां होती थी, ये बताया गया है किसमें, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो है मानव के शरीर में 360 हड्डियां हुआ करती थी। और प्रथम महिला चिकित्सक असुर माया रूप जो है ना, प्रथम महिला चिकित्सक माना जाता है असुर माया रूप को। असुर माया रूप को प्रथम महिला चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। भारतीय चिकित्सा का इंसाइक्लोपीडिया चरक संहिता कहलाती है। तो भारतीय चिकित्सा का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, चरक संहिता को। और वहीं प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, सुश्रुत को जो है प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। और पशु चिकित्सा का जनक भी इन्हीं को जनक कहा जाता है। तो सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी और पशु चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। वहीं भारतीय चिकित्सा का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, चरक संहिता को। और प्रथम महिला चिकित्सक कौन है, तो असुर माया स्वरूप हैं। और जो भारतीय चिकित्सा का पहला वर्णन कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अश्वशास्त्र, शालिहोत्र शास्त्र संहिता घोड़ों की बीमारी तथा उनका उपचार से संबंधित है, तो इनका नाम ही है अश्वशास्त्र। तो अश्वशास्त्र में अश्वों के बारे में ही जानकारी मिलेगी, तो ये तो आसान है ना। चरक और सुश्रुत और बाघभट्ट आयु वेद त्रयी कहा गया है इन्हें। तो आयु वेद त्रयी के नाम से जाना गया है चरक को, सुश्रुत को और बाघभट्ट को। ये जो तीन महत्वपूर्ण नाम है ना, इनको मिलाकर आयुर्वेद त्रयी के नाम से जाना गया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय को बृहद त्रयी कहा गया है। तो जो इनकी रचनाएं हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इसको बृहद त्रयी कहा गया है। पार्श्वक आख्यान, पार्श्वक स्त्री बाल रोग से संबंधित होता है। और पाल काप जो है ना, ये हाथी रोगों से संबंधित होता है। ये याद रखना नहीं है यहाँ से, ये सब है ना। अब हम आते हैं प्राचीन भारतीय चिकित्सा शास्त्रियों के बारे में देखते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम बाघभट्ट की बात करेंगे। बाघभट्ट, ये यहाँ पर बाघभट्ट को आप देख पा रहे हो, है ना। बाघभट्ट आयुर्वेद के 3 महान कवियों में से एक माने जाते हैं। ये अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह आयुर्वेद के महान ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। तो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह जो है आयुर्वेद के महान ग्रंथ लिखे हैं किसने, बाघभट्ट ने। वहीं जो सुश्रुत है ना, प्राचीन भारत के एक महान शल्य चिकित्सक थे और इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ है। नेत्र रोगों का एक परिष्कृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। पहली बार एक्स्ट्रा कैप्सुलर मोतियाबिंद सर्जरी की थी इन्होंने ही। वहीं पथरी हटाने की विधियों का वर्णन भी सुश्रुत संहिता में देखने को मिलता है। और इनकी जो सुश्रुत संहिता है उसको 5 भागों में बांटा गया है। अभी हमने देखा कि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहा जाता है और पशु चिकित्सा का भी जनक कहा जाता है। इसके बाद जो चरक हैं, आयुर्वेद के महान ज्ञाता एवं चिकित्सक चरक को माना जाता है। आयुर्वेद के जनक भी माना जाता है चरक को। तो चरक जो है आयुर्वेद के जनक, इनका जन्म जो है चरक का कश्मीर में हुआ है। और इनकी रचना चरक संहिता है जिसे 8 अध्यायों में बांटा गया है। और ये एक प्रकार का संस्कृत ग्रंथ है जो पूर्णतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जो महान आयुर्वेद के जनक चरक हैं, इन्होंने जीवन के मुख्य 3 स्तंभ बताए हैं। एक तो आहार को, निंद्रा को और ब्रह्मचर्य को। कुषाण राजाओं के राजवैद्य भी रहे हैं चरक। तो यह भी पूछा जा सकता है कि चरक किसके दरबार में रहे हैं, तो कुषाणों के दरबार में रहे हैं, उनके राज्यवैद्य रहे हैं चरक। जो धन्वंतरी है ना, प्रथम आयुर्वेद संबंधी चिकित्सा शास्त्री थे और इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था धन्वंतरी को। इनका जन्म जो है काशी में हुआ था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात की जा रही है जिन्होंने उज्जैन में शासन किया है, इसलिए धन्वंतरी जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखो धन्वंतरी जो है, इनका जन्म जो है धनतेरस के दिन में हुआ था, इसलिए इनको भगवान धन्वंतरी का पूजन होता है ना। और इनका जन्म भी उसी समय हुआ तो इनका नाम धन्वंतरी पड़ गया। इस प्रकार से इनको भगवान का रूप भी माना जाता है। अब हम आते हैं प्राचीन भारतीय विद्वान जो हैं उनके बारे में, तो देखते हैं। सबसे पहले बराह महर की बात करते हैं। ये बराह महर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे और धन्वंतरी भी थे, है ना।
प्राचीन भारतीय गणितज्ञ रहे हैं, खगोल शास्त्र से संबंधित ज्ञाता थे और ज्योतिष का भी ज्ञान रखते थे बराहमिहिर। इनका जन्म उज्जैन में ही हुआ था और इनकी पुस्तकों में पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक आपको याद रखना है। बराहमिहिर ने ही सबसे पहले बताया था कि अयनांश का मान जो है 50.32 सेकंड के बराबर होता है और त्रिकोणमिति में साइन टेबल में सुधार कर सटीक मान दिए थे इन्होंने। किसने? बराहमिहिर ने। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे ब्रह्मगुप्त। इनका जन्म राजस्थान के भीलमान में हुआ था और इन्होंने उज्जैन खगोलीय वेधशाला के निदेशक भी रहे हैं ब्रह्मगुप्त। प्रथम प्रमुख ग्रंथ ग्रंथ जो है ना इनका आपको याद रखना है, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत जो है उसको विशेष रूप से याद रखना है। ब्रह्मगुप्त का जो है ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत। वर्गमूल निकालने का एल्गोरिथम भी इन्होंने ही दिया था। ब्रह्मगुप्त ने जो है वर्गमूल निकालने का एल्गोरिथम भी दिया है। रेखिक समीकरणों और कुछ वर्ग समीकरणों को हल करने के तरीके भी इन्होंने बताए और सर्व समीका का एवं ब्रह्मगुप्त प्रमेय की खोज जो है वो ब्रह्मगुप्त के द्वारा ही की गई थी। तो ब्रह्मगुप्त के बारे में याद रखना है कि इनका जन्म राजस्थान में हुआ, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री हैं। इनकी जो रचना है ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत आपको याद रखनी है और उज्जैन में जो खगोलीय वेधशाला है उसके निदेशक रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, है ना। अगला नाम है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य मध्यकालीन भारत से संबंध रखते हैं। ये भी गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे और इनका जन्म कर्नाटक के बीजापुर जिले में हुआ था। इनका जो प्रमुख पुस्तकें हैं भास्कराचार्य की, लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि और कारण कौतूहल। कौन सी? लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि और कारण कौतूहल जो है वो याद रखना है। योगदान क्या है? दशमलव पद्धति का सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल किया था भास्कराचार्य के द्वारा और गुरुत्वाकर्षण के नियमों की जानकारी भी इनके गोलाध्याय नामक ग्रंथ में मिलती है। भास्कराचार्य के बारे में याद रखना है विशेष रूप से इनकी रचनाएं लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि और कारण कौतूहल। आर्यभट्ट बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। भारतीय गणित एवं खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इनका प्रमुख योगदान रहा है और इनकी जो ग्रंथ हैं आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांतिका। तो आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांतिका इनके दोनों ही जो ग्रंथ हैं विशेष रूप से आपको याद रखने हैं। इनका योगदान भी याद रखना है। क्या रहा है इनका योगदान? खगोल विज्ञान में सौरमंडल की गति, नक्षत्र, काल, ग्रह, सूर्य केंद्रवाद के सिद्धांत जो हैं इन्होंने ही सबसे पहले दिए थे और भारत सरकार ने अपने पहले उपग्रह का नाम जो है आर्यभट्ट के नाम पर रखा था। पाई का मान है ना और त्रिकोणमिति के सिद्धांत, स्थानीय मान प्रणाली और शून्य की खोज का श्रेय भी आर्यभट्ट को ही जाता है। त्रिभुज एवं वृत्त के क्षेत्रफल की सही गणना पहली बार जो है आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। अब हम कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखते हैं। तो अग्रहार ग्राम क्या थे? ब्राह्मणों को दी जाने वाली पट्टे के अधिकार से जो मुक्त भूमि थी उसको अग्रहार कहा जाता था। प्राचीन काल में जो ब्राह्मण शिक्षक हुआ करते थे उनको जो अग्रहार प्रदान किया जाता था वही भूमि थी जो पट्टे से मुक्त थी। प्राचीन कालीन ज्ञान का क्या आधार था? तो प्राचीन कालीन ज्ञान का आधार धर्म हुआ करता था और भारतीय ज्ञान परंपरा का आधारभूत तत्व क्या है? तो तमस जो है भारतीय ज्ञान परंपरा का आधारभूत तत्व है। तो देखो प्राचीन काल में जो शिक्षा है वो धर्म आधारित शिक्षा थी। पहली महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है। भारतीय ज्ञान परंपरा का आधारभूत तत्व क्या है? तमस है ना। मौर्यकालीन न्याय शास्त्र की शिक्षा को क्या कहा जाता था? तो आनवीक्षकी कहा जाता था। आनवीक्षकी कहा जाता था। भारतीय ज्ञान परंपरा का सार क्या है? तो उपनिषदों में भारतीय ज्ञान परंपरा के सार को बताया गया है। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल शिक्षा का वर्णन करता है? तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है शिक्षा का वर्णन करता है। जो ब्राह्मी लिपि का दक्षिणी रूप है उसे तिग्लरी कहा गया है। क्या कहा गया है? तिग्लरी कहा गया है। और ऋग्वेद में कितनी शिक्षा पद्धतियों को उल्लेख है? तो ऋग्वेद में 2 शिक्षा पद्धतियों को उल्लेख देखने को मिलता है। प्राचीन काल में गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते थे? तो अंतेवासी कहलाते थे। प्राचीन काल में गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अंतेवासी कहा जाता था। ऐसे विद्यार्थी जो गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला को माना जाता है और जो हूणों के आक्रमण के कारण जो है वो नष्ट हो गया। कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में स्थित है।
माफ कीजिएगा। भीम बेटिका से किस विधि के उदाहरण मिलते हैं? तो भाव चित्रात्मक विधि के जो है उदाहरण मिलते हैं। और स्त्रियों के छात्रावास क्या कहलाते थे? तो छात्रशिलाएं कहलाते थे। जैसे जो गर्ल्स हॉस्टल हुआ करती थी उस समय की, उनको छात्रशिलाएं के नाम से जाना जाता था। आयुर्वेद त्रयी में कौन शामिल है? तो चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट। तो अगर आयुर्वेद त्रयी की बात कही जाए तो चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट का नाम याद रखना है। विक्रमशिला महाविहार को किसके द्वारा नष्ट किया गया था? ये विशेष रूप से याद रखना है, बख्तियार खिलजी के द्वारा याद नष्ट कर दिया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है वो वेद है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे।